चैप्टर थर्ड, क्लास नाइन्थ का पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गरीबी हम सुनते रहते हैं हमारी आम लाइफ में कि क्या चल रहा है, बहुत गरीबी है भाई, बहुत गरीबी है। तो वो क्या है गरीबी, किसे हम गरीब बोलेंगे, किसे हम अमीर बोलेंगे, रिच एंड पुअर का क्या है, ये सब सीन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें जो हमारी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है उसका थर्ड नंबर चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत ईजी है। अलग अलग डायमेंशन हमें बताए गए हैं पॉवर्टी के, गरीबी के, तो उनको हम देखेंगे। हाँ जी। अगर यहाँ पर ये वीडियो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहा है तो वो ध्यान रखे कि आपको इस चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्लास 11 की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 इसके साथ में पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि लेट मी टेक द हाईलाइटर। ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी की मल्टी डायमेंशंस प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसके बारे में पूरा चीजें हम देखेंगे। तो ये जो पॉवर्टी है वो एक कंसेप्ट है, किसका? पॉवर्टी लाइन से हम इसे देखते हैं। पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट से इसे हम समझ सकते हैं। जो कॉज है पॉवर्टी के, जो कारण है वो क्या है, वो एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, जो लोग हम देखते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं सिटीज में, वो भी क्या है, पुअर हैं। जो डेली वेज वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं, चाइल्ड वर्कर्स हैं, ढाबाज भी काम करते हैं, बैगर्स हो गए, ये सब भी क्या है, गरीब है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी के शिकार है। तो अगर फैक्ट हम देखें, फैक्ट चेक करें, तो हर फिफ्थ पर्सन जो इंडिया में है वो पुअर है, हर पांचवा इंसान वो क्या है, पुअर है। इट मीन्स रफली 270 मिलियन पॉपुलेशन, 27 करोड़ लोग क्या है इंडिया में पुअर है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि जो इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही गरीब मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सीरियस, जो इस चैलेंज की सीरियसनेस है वो हमें बताया जा रहा है। हमारे चैप्टर का नाम ही है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये पॉवर्टी जो गरीबी है हमारे आकर इतना पहाड़ बन के खड़ी हुई है, इससे हम कैसे डील करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें 2 केस स्टडीज हम पढ़ेंगे। केस स्टडीज से हमें क्या है, उस चीज के लिए हमें एम्पैथी आती है, क्या कोई अलग फील कर सकता है करेक्टर की तरह, जैसे हम एक फिल्म या मूवी में देखते हैं। तो इस अर्बन केस में क्या है कि एक राम शरण है जो डेली वेजर की तरह, दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं रांची में, झारखंड में जो है। वो महीने का 1500 रुपये कमा लेते हैं जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उन्हें जॉब मिले ही मिले, काम मिले ही मिले। और ये जो मनी है वो 6 जनों का परिवार चलाने के लिए सफिशियंट नहीं है। पता ही है 1500 में क्या बनता है, एक इंसान का भी गुजारा आसानी से नहीं हो पाता है। तो 6 जनों में अगर ये डिवाइड होगा तो देख लीजिए कितना आएगा, राइट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब 2000 के करीबन ही आ रहा है। तो 2-3 हजार के करीबन क्या है ये, एक पर्सन को आया। ठीक है, 1500, सॉरी 1500 है, तो वो क्या हुआ, मतलब 200-300 रुपए एक पर्सन के हाथ में आए, तो 200-300 महीना चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो उनकी इसमें क्या है, एक वाइफ है, 4 बच्चे हैं जो 6 महीने से लेके 12 साल तक की एज में है। अब ये राम सारन की हम क्या है स्टोरी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है वो अपने बूढ़े जो माँ बाप है जो उनके विलेज में रहते हैं रामगढ़ में, उनको भी मनी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। और जो उनके फादर जो लैंडलेस लेबरर थे वो भी क्या है रामलाल की, जो राम सारन की इनकम पे करते हैं, डिपेंड करते हैं। उनका एक भाई भी है, हाजी बाग में रहता है। ठीक है, और वो भी क्या है सिंगल रेंट रूम में, जो राम सारन है वो एक एक कमरे के मकान में एक में रहते हैं, बहुत ही एक बस्ती में रहते हैं जिसमें लोग ही लोग हैं। ठीक है, और एक टेम्परेरी शेल्टर है, थोड़ा ईंट लगाकर या ठीक ठीक रहने का बना रखा है। उनकी जो वाइफ है वो शांता देवी, वो भी क्या है घर में मेड का काम करती है, जिससे क्या है वो मैनेज कर लेती है, 800 रुपये कमा लेती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या है वो 2 वक्त की रोटी भी आराम से, दाल चावल भी नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो उनका एल्डर सन है, इसी कारण क्या है जो उनका बड़े वाला 12 साल का बच्चा है, उसे क्या है एक चाय की दुकान पर, जैसे नरेंद्र मोदी हेल्प करते थे, तो वैसे क्या है एक हेल्पर की तरह काम करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें क्या है सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। और उनकी जो 10 साल की बेटी है वो क्या है अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। इनमें से सभी बहन भाइयों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो और इनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, जो भी क्या है मैं जैसे बड़े ने यूज किए उससे छोटे हो गए तो छोटे ने यूज कर लिया, ऐसा कुछ है। और नए कपड़े खरीदना तो इनके लिए सपने जैसा है। ठीक है, तो ओल्ड जो कपड़े हैं जब अनवियरेबल हो जाते हैं और तब वो लेने का सोचते हैं। जो शूज हैं वो तो किसी के पास भी नहीं, वो तो लग्जरी है। और जो यंगर किड्स हैं वो क्या है अंडर नरिश्ड हैं, उनके पास कोई हेल्थ केयर का कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे अगर वो बीमार हो जाए तो। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि ये सोच रहे हैं, ये जो बेचारे इनकी फैमिली है वो सोच रहे हैं कि हम कब नए कपड़े खरीद पाएंगे अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो ये सब स्टोरी थी हमारी अर्बन केस की। अब वैसा सा केस हमारा रूरल केस है, लखन सिंह का केस है, जो एक छोटे से विलेज मेरठ में रहते हैं, यूपी में। ठीक है, उनकी फैमिली पे उनके पास कोई भी जमीन नहीं है, छोटे छोटे काम करते हैं बड़े फार्मर्स के लिए। ठीक है, जो वर्क है वो क्या है, बहुत ही मतलब ऐसा है, बहुत थका देने वाला है। और 50 रुपए वो पूरा दिहाड़ी मजदूरी करके दिन का कमा लेते हैं। ठीक है, उससे क्या है कुछ वीट आ जाता है, दाल आ जाता है। ठीक है, इतना सा कुछ या थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स आ जाती है जो पूरे दिन में चल जाता है, मतलब ठीक ठाक। वो कहते हैं ना, मैंने एक्चुअली देखा है लोगों को कि डेली का राशन लेके जाते हैं, अगर उनके पास 50 रुपए हैं तो वो 50 रुपए उनका सिर्फ राशन में ही चला जाता है, अगले दिन का कोई भी पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर उन्हें काम नहीं मिला तो उन्हें भूखे सोना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम।
तो एक जो फैमिली है 8 साल की, वो क्या है, वो मैनेज नहीं कर पाती 2 वक़्त का खाना भी, ठीक है, रोटी-सब्जी भी। अब जो लखा है, वो क्या है, एक कच्चे घर में रहता है, ठीक है? एक गाँव के बाहर उसकी जो फैमिली की जो औरतें हैं, वो क्या करती हैं, चारा काटती हैं और ये लकड़ियाँ काट के लाती हैं, ठीक है? उसके जो फादर है लखन के, वो क्या है, टीबी पेशेंट है, जो 2 साल पहले ही जिनकी डेथ हो गई थी। किसके कारण हुई? ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन कोई भी उनके पास क्या था, कोई भी मेडिसिन वगैरह या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं था, इसके कारण उनकी डेथ हो गई। अब उनकी जो मदर है, वो भी उसी चीज़ से सफ़र कर रही है और उनकी जो लाइफ है, वो धीरे-धीरे इनसे छीनी जा रही है। अब विलेज में क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लख का कभी भी वहाँ गया नहीं। जब वो 10 साल का था बेचारा, तब से क्या है, वो काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, नए कपड़े उन्हें मिलते हैं कुछ सालों में एक बार, और जो जैसे तेल और साबुन जैसी चीज़ें भी उनके लिए लग्ज़री हैं। कितना दुःख होता है ना ये सब चीज़ें सोच के। आप खुद सोचिए, अगर आप इस पे फैमिली का हिस्सा होते तो क्या होता? आपके पास अब सब कुछ है, फिर भी आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। सो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है? ज्ञान नहीं फैलती हूँ यहाँ ज़्यादा। इसमें क्या है, केसेस ऑफ पॉवर्टी की अगर बात करें, तो इसमें हमने को बहुत सारे इश्यूज़ को देखा। क्या इश्यूज़ थे? लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज़ेज़ ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ और मालन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो ये सब क्या है, कॉजेज़ भी हैं और इश्यूज़ भी हैं। इसी के कारण भी क्या है, पॉवर्टी है। ये कॉन्सिक्वेंसेज़ और कॉजेज़ दोनों हैं पॉवर्टी के, गरीबी के। बहुत। अब क्या है, ये जो हमने 2 केस स्टडीज़ देखी, इसमें हमने देखा कि पॉवर्टी क्या है, हंगर है, लैक ऑफ शेल्टर भी है, ठीक है? इसमें क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अगर कोई गरीब मतलब हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो उससे क्या है, वो इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। उनका क्या है, रेगुलर जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है? क्योंकि इनके पास थोड़ा एक डिसेंट लेवल ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्हें इल ट्रीटमेंट में हर जगह मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज़, हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। गरीबी है ना, गरीब में तो वही है ना, गरीबी में आटा गिल्ला, तो ऊपर से कुछ भी आपको हेल्प नहीं मिलती है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है? गरीब की कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। तो अब ऐसा देखते-देखते क्या करें? तो इतनी ज़्यादा गरीबी हो चुकी है ना ये। एब्जेक्ट पॉवर्टी की अगर हम बात करें, तो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि ट्रूली इंडिया के बारे में, कि अगर इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तब होगा जब पुअरेस्ट ऑफ द इट्स पीपल, जब गरीब से गरीब लोग क्या है, फ्री हो जाएं ह्यूमन सफरिंग से। मतलब उन्हें गरीबी क्या है, गरीबी सहनी ना पड़े, इस तरीके से अगर वो अपनी लाइफ चला पाए, तभी वो हमारा जो इंडिया है वो अच्छे सही मायने में क्या है, इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो ये कोट आप कहीं पर भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है? यू कैन स्टार्ट आंसर्स फ्रॉम दिस लाइन। क्लियर? अब अगर पॉवर्टी देखी जाए सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। जैसे अब ये सब देखने के बाद ऊपर वो चेरी ऑन द केक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, गरीबी में आटा गीला क्या है, कि सोशल अमीरों में बैठ नहीं सकते। अब जो हमारी अंबानी की शादी हुई थी, तो हमें नहीं बुलाया ना। सो दैट इज सोशल एक्सक्लूजन एक तरह का, ठीक है? तो जो सोशल इक्वालिटी क्या है, बेटर लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जा रहा, ठीक है? तो उन्हें सोशल इक्वालिटी से क्या है, अलग कर दिया जा रहा है, दूर कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो इतनी सी बात है। इसमें क्या है, कॉज भी है, ये एक चीज का कारण भी है, और कॉन्सिक्वेंस भी है, रिजल्ट भी है पॉवर्टी का, गरीबी का। नाउ यू हैव टू पोस्ट दिस वीडियो एंड रीड ये जो रिमेनिंग पैरा है, ब्रॉडली से लेके वेरी लॉ इनकम तक आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी किस कम्युनिटीज की, सर्टेन कम्युनिटीज की ज्यादा है कि वो क्या है, आगे आने वाले सालों में या तो गरीब रहेंगे या फिर गरीब बन जाएंगे। तो पुअर होने या फिर रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, हायर प्रोबेबिलिटी है कुछ सर्टेन कम्युनिटीज की, तो उसे क्या बोलते हैं, वनरबिलिटी, ठीक है? तो ये क्या है, क्यों होता है कि उनके पास एसेट्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इस कारण क्या है, वो गरीब रह जाते हैं। या फिर क्या है, कई ज्यादा रिस्क कब हो जाता है इन ग्रुप्स को, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी हो गया, तो सब इनका तहस नहस हो जाता है, तो इन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हाँ, मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है, तभी आप इतना वीडियो में आगे तक बने हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? एक कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है पॉवर्टी को, गरीबी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। किस चीज के बेसिस पे बच्चा? इनकम और कंजप्शन लेवल पे, ठीक है? तो ये क्या है, मिनिमम लेवल को एक बेंचमार्क बना के कि हाँ इतना तो हो ही। अब नर्सरी क्लास का बच्चा ए टू जेड तो आना ही चाहिए, दैट इज द कॉमन लेवल, ठीक है? तो वो क्या है, मिनिमम लेवल को लेके चलता है। अब जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या है, वेरी करता है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, समय और जगह के अकॉर्डिंग क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, चेंज होती रहती है। अब पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में, वो क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान, फुटवेयर हो गया, फ्यूल हो गया, राइट हो गया, एजुकेशनल हो गया चीज़ें, या फिर मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को मिलाकर क्या है, हम पॉवर्टी लाइन को मान लेते हैं कि हाँ ये पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिक नीड्स को। अब इंडिया में क्या है, कैलोरीज का एक सिस्टम सा है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट का, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? बात बताओ। जो हम बर्गर खाते हैं उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, सैलेड में कम होती है, पर हेल्दी क्या है? व्हाट इज हेल्दी? ठीक है, तो उस चीज से प्रोटीन इंटेक सिर्फ कैलोरीज ज्यादा होना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो कैलोरीज मेजर करना
इस चैलेंजिंग पर हमें दिया हुआ है, तो हमें कैलोरीज का ध्यान रखना है कि रूरल एरियाज के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ के लोग, तो 2400 कैलोरीज है, 2400 कैलोरीज पर डे है। और जो अर्बन एरियाज में लोग हैं उनके लिए 2100 कैलोरीज पर डे है, पर पर्सन के लिए। अब 2011 और 12 के सेल्सियस के अकॉर्डिंग क्या है, एक इंसान को एक मंथ में 816 रुपये चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, खाना पीना अपना चला सके। और वही 1000 रुपये चाहिए रूरल अर्बन एरियाज में। आई होप इतना समझ आ गया इसी कैलोरी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब 2012 के लिए 11-12 में देखा हमने कि 5 अगर लोगों की फैमिली है तो उन्हें 5000 रुपये और 4080 रुपये चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से मतलब अगर उनके 4080 रुपये से कम जा रहा है तो वो क्या है, पॉवर्टी में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब अगर उन्हें 5000 मिल रहा है तो वो क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। अब हमारा एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहता है कि हमें क्या है, कुछ सर्वे किया गया है इन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करता है जो मिनिमम अवेलेबिलिटी, अब हमें क्या पता कौन सा देश गरीब है, तो वो चीज को देखने के लिए भी हमने एक यूनिवर्सल बना लिया, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिस्टम बना लिया है कि $1.990 अगर एक पर्सन के पास पर डे आ रहे हैं 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, हमारा ओके है, ठीक है। तो दिस इज इट। आपको एक वेबसाइट का नाम यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, तो यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारा जो लेटेस्ट डाटा है वो मिलेगा। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स का क्या है, हम ये बेसिक सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा फैक्ट्स हैं, सो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो और रीड इट फ्रॉम योर बुक, पढ़ लीजिए, एंड दिस टॉपिक इज डन। ओके, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब ये जो टेबल है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें क्या चीज़ है कि इसमें ये जो लेट मी टेक अ मार्कर, तो इसमें क्या है, पहले 45 था, ठीक है, पॉवर्टी रेशियो, फिर ये कम हुआ, फिर और कम हुआ, और फिर और कम होता गया। तो ये क्या है, हमारा पॉवर्टी रेशियो है। वैसे ही अगर कंबाइंड पावर्स की बात करें तो पहले थोड़ा ज़्यादा हुए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हुए, फिर क्या हुआ, डाउन हुआ, ठीक है, डाउन हुआ, एंड फिर और डाउन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कैसे ये वर्क करता है, तो हमें ये स्टैट का थोड़ा ध्यान रखना है। इसी से क्या है, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी से ये बनाया गया है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। आई होप इतना समझ आ गया आपको। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड इन फैक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको, अब देखिए ये जो फिगर्स हैं 2018 के हैं, सॉरी, तो ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के लिए गए हैं। आप इस नीति.gov.in पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो इतना आपको समझ होगी। नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स में क्या होता है कि जो लोग एससी कास्ट से हैं या फिर एसटी कास्ट से हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, वो क्या है, ज़्यादा पॉवर्टी के लिए वल्नरेबल होते हैं। अब ये हम ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड से आते हैं या फिर अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड से आते हैं, जिनका जो जॉब सिक्योरिटी होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, हमें पता ही है ये चीज़। और ये जो लोग हैं, एवरेज अगर देखा जाए तो 22 लोग, 43 आउट ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों में से 43 लोग, 100 पीपल, मतलब अगर मान लो 100 में से 43 लोग अगर गरीब हैं, तो उसमें 22 क्या है, शेड्यूल ट्राइब से हैं, जो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि 29% शेड्यूल कास्ट है, वो भी क्या है, पुअर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड से होना, सो ये क्या है, एक सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं हमारी डाटाज के अकॉर्डिंग। क्या डाटा है, शेड्यूल ट्राइब 43, शेड्यूल कास्ट 29, 22, 34 एंड 34, सो ये हम पॉवर्टी का ग्राफ देख पा रहे हैं। अब I could not get enough money even in town. It will be difficult to send my children to school with such a irregular income. तो ये बेचारा परेशान है कि मैं टाउन में भी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है इनफ, और मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाऊंगा ऐसी इरेगुलर इनकम के साथ। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो सारी सफ़र करती हैं, वो ज़्यादा सफ़र करती हैं दूसरों के कंपैरिजन में। अब इस केस में क्या होता है कि जो वुमेन होती है या एल्डरली लोग होते हैं या फिर छोटी जो फीमेल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिलता। अगर घर में एक गिलास दूध है तो वो लड़का या लड़की में अगर देखना है तो वो एक लड़के को मिलेगा, ना कि लड़की को मिलेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देखना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि फीमेल्स या फिर एल्डरली लोगों को रिसोर्सेज का इक्वल नहीं मिल पाती अगर रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो फैमिली के पास। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टोरी। अब ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ शिव रमन। ये क्या है, तमिलनाडु में एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, कारोर में। इसमें क्या है, ये हैंडीलूम और पावर लूम फैब्रिक्स में काम करते हैं, ठीक है, और जुलाहा थे ये। और 100 फैमिलीज रहती हैं इनकी में, और ये कॉबलर हैं कास्ट से। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चरल लेबर की तरह मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने कितना रुपये मिल जाता है, 160 रुपये मिल जाता है पर डे। अब ये जो काम है वो 5-6 महीने तो इन्हें साल में मिल जाता है, और ये बाकी टाइम क्या करते हैं, और जॉब्स करते हैं टाउन में। इनकी जो वाइफ है काला, तो वो भी क्या है, इनके साथ वर्क करती है। लेकिन इन्हें क्या है, जो ज़्यादा काम नहीं मिल पाता है, और सेम वर्क के लिए बेचारों को क्या है, 100 रुपये मिलते हैं, जहाँ जो इनके हस्बैंड को, शिवाराम को मिलते हैं 160 रुपये मिलते हैं। तो 60 रुपये का इन्हें नुकसान हो रहा है।
तो ये जो है वो 8 लोगों की फैमिली है जो शिवा रमन है, इनकी 65 इयर्स ओल्ड विडोड मदर है, मतलब इनके फादर की डेथ हो चुकी है, जो इल बीमार भी है, और उन्हें जो है वो टू बी हेल्प्ड विद द डेली चोर्स, उनके जो काम है उनके बेसिक काम के लिए भी उन्हें हेल्प चाहिए। उनकी एक 25 साल की अनमैरिड डॉटर सिस्टर भी है, 4 बच्चे भी हैं, 1 से लेके 4 16 साल की उम्र तक। 3 क्या है बेटियां हैं, जो सबसे छोटे वाला ये जो बेटा है ये तो हमें पता ही है, ठीक है? अगर बेटा नहीं होता तब तक ये बेटियों की लाइन लगती रहती है, ठीक है? नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, बुक्स खरीदना और स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए तो लग्जरी है, वो नहीं ले सकते। तो क्योंकि उन्हें एक तो शादी करके जाना ही है, तो उनके एजुकेशन पे क्यों स्पेंड किया जाए, ये उनका मानना है। अब जो उनकी मदर है वो क्या है, उन्होंने अपने जीवन से क्या है इंटरेस्ट ही उनका तो इच्छा ही है, तो बस वेट कर रही है कि कब उनकी डेथ हो, ठीक है? जो उसकी सिस्टर है और उनकी बड़े वाली बेटी है वो घर का काम देखती हैं। अब जो शिव रमन है वो अपने बेटे को क्या है स्कूल भेजने का सोचता है जब भी उसकी एज आएगी, और जो अनमैरिड डॉटर है वो एक तरह की क्या है, डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ नहीं जाती। अब उनकी अनमैरिड जो उनकी ननंद है वो क्या है, जो उनकी वाइफ है शालिका, वो भी एक तरह के बर्डन मानती है उसे, और लेकिन जो शिव रमन है वो क्या है, एक दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि मनी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है? तो वो क्या है, ये बेचारी फैमिली दो वक्त का खाना भी खाना इनके लिए मुश्किल दुर्बल हो गया है। जो शिव रमन है वो कभी कभी क्या है दूध पी लेता है, मतलब खरीद लेता है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए ही खरीद पाता है। आपको मैं एक चीज सजेशन करना जरूर चाहूंगी, ये जो लेट्स डिस्कस है वो चीज को प्लीज आप इसका आंसर ढूंढने का ट्राई कीजिए, ठीक है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या होती है, मतलब स्टेट्स के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उनमें डिफरेंस है। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है, पार का मतलब होता है PAR इक्वल, और डिस्पैरिटीज का मतलब इनइक्वालिटी। एक स्टेट और दूसरे स्टेट के अंदर क्या इनइक्वालिटी है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो क्या है ये कि इसमें ये बताया गया है कि जो पुअर है वो सिर्फ एक ही स्टेट से नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के स्टेट से है, और वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो कहता है, HCR कहता है कि 21.9% जो है पुअर है वो कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है, असम से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, उड़ीसा से, ठीक है? तो ये भी क्या है, ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल के नीचे आते हैं, तो वो 21.9%, ठीक है, सिर्फ इन 4-5 स्टेट से आते हैं। तो ये बहुत ही दुखदायक बात है, डिस्पेयर बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ 5 स्टेट से ही इतना जो परसेंटेज है पुअर्स का क्यों निकल रहा है, ठीक है? और इसमें जो बिहार है, उड़ीसा है, बिहार और उड़ीसा क्या है, सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स में काउंट होते हैं, जिनका क्या है पॉवर्टी रेशियो 33.7 बिहार का और 32.6 उड़ीसा का है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा पुअर स्टेट्स में आ गए। अब इसमें अगर हम आगे देखें, जो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, कहाँ पर पॉवर्टी का थोड़ी कमी आई है, केरला में आई है, महाराष्ट्र में आई है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और गुजरात और वेस्ट बंगाल, इन सब में क्या है पॉवर्टी में डिक्लाइन आया है, अब पॉवर्टी कम हुई है। इसमें देखा जाए तो केरला ने क्या किया था, अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे बहुत काम किया, फोकस किया। तो हमें ये पता है कि जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनके कारण क्या है इम्प्रूवमेंट हुआ। क्लियर, इतनी सी बात हमें समझ आ रही है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, पूरी दुनिया में पॉवर्टी कैसे है, क्या है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने ये देखा कि $2.15 अगर एक पर्सन एक दिन में कमा रहा है तो वो क्या है पुअर, उससे कम कमा रहा है तो वो पुअर है, ठीक है? अब इसमें 16.27% 2010 में थे पुअर, अब इसमें ये कम होकर 9.5% रह गया है 2019 में, ठीक है? तो ये चीज हमें थोड़ा देखना है कि हाँ डिफरेंस तो है, ठीक है, डिफरेंस तो है, कहाँ 16 था और कहाँ 9। क्लियर, तो ये चीज का डिफरेंस हमें आ रहा है देख रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो चाइना का वन मैन वन स्किल का जो पॉलिसी है उसके कारण काफी डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी, और इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी क्या है पॉवर्टी का जो है वो डाउन हुआ, और इससे क्या हुआ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, जिससे क्या हुआ बहुत ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुई किस पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। अब चाइना में पुअर पहले 2.1% थे 2014 में, सो जो 2015 में
1.2% रह गए, और 2020 में कितने हो गए, 0.1% रह गया। अब कोविड के कारण में भी ये चेंज हो जाए, ठीक है, ओके, नहीं, दिस इज द लेटेस्ट कि इतना ही रहा था 2020 में। अब इन कंट्रीज, ये जो सारी कंट्रीज है, इसमें क्या है, काफी डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया है। दिस इज द चार्ट यू कैन सी, ठीक है। ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 21.9। तो इसमें अगर हम आगे देखें तो रैपिड जो इंक्रीज हुआ वो देखें 2017 से 12.8% 2017 में था, जो 10.9% रह गया, 10.9% रह गया। कैसे रह गया, जस्ट वेट, 10.9% रह गया, कम हो गया, ठीक है, 2021 में। अब इसमें क्या है, 233 मिलियन पॉपुलेशन जो थी 2017 में पुअर थी, जो सिर्फ 207 मिलियन रह गई है। तो दिस इज वेरी डिफरेंट, राइट, और डिफरेंस आया है। सब सहारन अफ्रीका में अगर हम देखें तो पहले 36.6% था 2017 में, और 35.4% रहा 2019 में। तो ये भी हमें देखना चाहिए। अब आगे देखा जाए तो अब हम क्या है, ये न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है वो गोल्स पे काम कर रहे हैं, जो यूएन द्वारा हमारे लगाए गए हैं। कब कब तक हो जाएगी ये डेवलपमेंट, 2023 तक। तो मतलब 5-6 साल है उसमें हो जाएगी, क्लियर। तो ये हमें पॉपुलेशन बताई गई है कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो कम अर्न कर रही है, जितना भी वर्ल्ड बैंक में हमें बताया है, $2.15 पर डे से, ओके। अब ये हमें कुछ दिया हुआ है कि जो पर्सन है $1.990 के पे रह रहे हैं, तो वो हमें बताया गया है इस ग्राफ के थ्रू। दिस इज ऑल्सो ग्राफ, इसमें बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ पुअर है जो इस रीजन में है। तो वो सब हमें बताया गया है कि हम अगर देखें तो ये जो ऑरेंज वाला है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, यहाँ पे सबसे ज्यादा पुअर है। और सबसे कम अगर देखें तो ये मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो ये सब फोरकास्टिंग थी 2015 से 30 तक की, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान देना। अब है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का हमने पूरा देखा, उसमें यही बताया था कि जो भी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी भी है। जो ही कॉजेज है वो कॉन्सिक्वेंसेज भी है, मतलब जो कारण है वो वैसे ही पॉवर्टी के रिजल्ट भी आते हैं, क्लियर। अब हाँ, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमें पता है कि पॉवर्टी बहुत सालों तक क्या है, ब्रिटिश रूल रहा, कॉलोनियल पीरियड रहा। तो उसमें क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा कुछ हुई नहीं, जो और ऊपर से क्या हुआ, चेरी ऑन द केक, कि जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल हैंडलूम्स को सबको खत्म कर दिया, ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। इसमें कोई भी ग्रोथ रेट नहीं, मतलब बहुत डाउन गया था ये, ठीक है। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, लो लो ग्रोथ रेट था इनकम का, और ये सब चीजें हमने देखी। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि दोनों फ्रंट पे क्या है, फेलियर था, कि प्रमोशन भी नहीं हो रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ का, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो पा रही थी इस साइकिल में। अब इसमें क्या हुआ, जैसे इरिगेशन का जैसे स्प्रेड हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट हुई। इसके लेकिन जो इफेक्ट्स थे वो बहुत लिमिटेड ही थे, जैसे पंजाब हरियाणा वाले एरिया में ज्यादा थे। अब जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में थी, जो जॉब्स प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन ये क्या है, इनफ जॉब सीकर्स को क्या है, भर नहीं पाए, मतलब क्या बहुत ज्यादा जॉब सीकर्स थे लेकिन इतना ये जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्लियर। तो ये प्रॉपर जॉब इन सिटीज में नहीं मिल पाई, तो ये और जॉब स्टार्ट कर दिया, जैसे रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्विस, ये सब काम जो भी जिसको आता था वो काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या था, इरेगुलर लेकिन स्मॉल इनकम्स हो जाती थी, जिससे क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, स्लम्स में रहना शुरू कर दिया सिटीज के बाहर। और इसके कारण क्या है, पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हुआ, ये एक नेचुरल फिनोमिना बन गया, रूरल फिनोमिना क्या बन गया, फीचर बन गया एक अर्बन सेक्टर का, क्लियर। ओके, तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई पॉवर्टी रेट्स के कारण इनकम में भी बहुत, कोई तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई बिल्कुल ही 2 टाइम की खाने के लिए नहीं जुटा पा रहा है।
तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इनकम में डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनाएगी ताकि जो भी एसेट्स है वो रूरल एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जो पॉलिसीज में बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज की क्या थी, कमी थी, जिसके कारण क्या है, वो कॉज भी है ये पॉवर्टी का, और ये प्रॉपर इम्प्लीकेशन नहीं हो पाया री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, इसलिए भी क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें क्या हो, बहुत ज्यादा सोशल कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है पॉवर्टी के लिए, जैसे रिलीजियस सेरेमनीज जो वगैरह करना, लेकिन इंक्लूडिंग बहुत जो गरीब है उन्हें भी क्या है, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि अनीता अंबानी वगैरह में इतनी शादी में पैसा खर्च किया कि अब जो पुअर है वो तो कह देता है हमारे पास है नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या करे, वो तो ये भी नहीं कह सकता ना हमारे पास नहीं है। तो वो क्या है, वो भी शो ऑफ के जाल में लगे रहते हैं और पूरी लाइफ की इनकम सिर्फ एक वेडिंग डे पे लगा देते हैं। ठीक है, और एट दी एंड होता क्या है, रिश्तेदारों को वो भी नहीं पसंद आता, और वो भी क्या है, कुछ ना कुछ कमी निकाल के चले जाते हैं। हाँ भाई, ये आपकी टिक्की अच्छी नहीं थी, इसमें नमक नहीं था, हमारे पास तो आया ही नहीं सर्वेंट, कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अब क्या हुआ कि ना, क्या बोलते हैं, अब इसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको क्या है, एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे सीड्स वगैरह हैं, इनके लिए मनी चाहिए, तो ये क्या है, सेविंग्स तो इनके पास होती नहीं थी, तो ये बोरो करते थे, तो ये क्या था, इतनी गरीबी के कारण फिर भी क्या है, ये पे नहीं कर पाते थे, रिपे नहीं कर पाते थे। ठीक है, अनेबल थे रिपे करने के लिए, इसलिए क्या थे, इनडेप्टनेस का भी क्या करते थे, शिकार बन जाते थे। बस ये कर्जा ही चलता रहता था। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है, हमें पता है गरीबी है, लेकिन इसे हटाने की क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन के लिए हम काम कर सकते हैं, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में हम लगा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले तो ग्रोथ को बढ़ाइए, और दूसरा जो पॉवर्टी की के लिए प्रोग्राम्स क्या चलाइए, जिससे क्या है, पॉवर्टी कम हो जाए। अब ऑफिशियली अगर पॉवर्टी देखें तो 45% क्या है, गरीब लोग हैं, थे। कब थे, 1950s में। ठीक है, जो 80s तक सेम रहे, धीरे धीरे क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी और 3.5% पर ईयर हो गया, फिर 6% पर ईयर हो गया। तो ये क्या है, हमारा ग्रोथ रेट है। अब जैसे ग्रोथ रेट अगर देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि ग्रोथ रेट और पॉवर्टी रिडक्शन में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। वो कैसे है, वो हम आगे देख रहे हैं। तो जो पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर लिविंग इन द विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। हमें पता है जो भी पुअर लोग हैं विलेजेस में, वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्कीम्स को हाईलाइट किया है, मैंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया ताकि कचरा ना हो जाए। इसमें अगर हम देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में निकाला गया, जिसमें 100 दिनों के लिए क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो हमें सिक्योरिटी हो सके, लिवलीहुड रहने सहने की सिक्योरिटी हो जाए। इससे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है, और जो कॉज वगैरह है पॉवर्टी के वो भी क्या है, कम हो जाते हैं। इसमें से 1/3 को प्रपोज्ड जॉब्स मिल जाती है, जो रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए भी क्या है, 1/3 जॉब्स रिजर्व्ड है। क्लियर, इसमें आप पॉज करके जस्ट डिटेल्स रीड कर लीजिए, दीज आर द फैक्ट्स, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, वेज में 281 रुपीज पर डे मिल जाता है वर्कर्स को हरियाणा में, और जैसे देखा जाए कि 168 रुपीज पर डे किसको बिहार और झारखंड में मिल जाता है। अब अगर हम ये देखें कि नेक्स्ट पॉलिसी फर्स्ट हमारी थी, मरेगा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये नरेगा मरेगा जो भी है, तो ये पॉलिसी है। सेकंड हमारी पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो अर्बन एरियाज या स्मॉल टाउन्स में है। क्लियर, इतना सही था ये। इसमें क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो 1995 में जो था, इसमें क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की गई रूरल एरियाज में और स्मॉल एरियाज में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, तो ये जो योजना है वो 1999 में ये स्टार्ट हुई। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो पुअर फैमिलीज थे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। कैसे, किसके कारण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कारण। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कारण ये क्या होता है, इसे क्रेडिट मिलता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी में मिलती है। ये क्या है, स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये हमारी योजना है। अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये क्या है, 2000 में स्टार्ट हुई थी, ईयर 2000 में। इसमें क्या है, बहुत सारी बेसिक सर्विसेज जैसे प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, और ये सब चीजें क्या है इसमें कवर की गई। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी है, अन्नदाता अन्नदाता अन्न योजना। इसमें क्या है, ये आपको इस AAY स्कीम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। अब इसमें बताया गया है कि जो लेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स तो ठीक थे लेकिन ये लेस इफेक्टिव थे क्योंकि इसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन नहीं किया गया और प्रॉपर राइट टारगेटिंग नहीं की। किसको जरूरत है उसको, जरूरतमंद को नहीं पहुंचा। ऐसी मतलब कहते हैं ना, गवर्नमेंट से चला 1 रुपया था, पहुंचा 8 आने, तो वो सब काम होने लगे। इसमें काफी सारी ओवरलैपिंग होने लगी स्कीम की। भाई स्कीम एक ही बना लो लेकिन ओवरलैप मत करे। एक ही इंसान को 10 बार एक ही स्कीम का फायदा मिल रहा है और एक को क्या है, मिल ही नहीं पा रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एक स्कीम बनाओ जिसके अंडर बहुत सारे जो भी काम करना है एक के अंदर करो। क्लियर। तो ये जो ओवरलैपिंग है स्कीम्स का, ये प्रॉब्लम हो गई। आई होप आपको ये समझ हो गया। तो वो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि आगे वाले रिसेंट ईयर्स में ये जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ये सारी जो भी हमने प्रोग्राम्स पॉवर्टी एवोल्यूशन के लिए देखे। क्लियर। और आगे के चैलेंजेस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चैलेंजेस ये है कि जो हमारी डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, वो बेसिक सब्सटेंस लेवल तक है लेकिन ये रीजनेबल लेवल अभी भी नहीं है। इनका जो बेंचमार्क है वो बहुत डाउन है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ह्यूमन पॉवर्टी के कंसेप्ट को क्या है, ब्रॉड करने की जरूरत है। इसमें क्या है, काफी सारे कि मतलब जैसे आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, शेल्टर है, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या आप फ्री है, सो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, चाइल्ड लेबर क्या आज भी कॉमन है, ये सब चीजों का हमें आंसर चाहिए। तो अगर ये सब चीजों को हम इंश्योर कर पा रहे हैं तभी क्या है, ये पॉवर्टी जो है, गरीबी हटेगी, जड़ हटेगा, कॉज हटेगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप हटेंगे। क्लियर। अब इसका अगर हमें पॉवर्टी को हटाना है तो क्या है, हमें मूविंग, ये हमेशा मूविंग टारगेट रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया से एक साथ सारे गरीब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या एक मूविंग टारगेट है। टारगेट साथ साथ के साथ क्या है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हमें ये मिनिमम को नेसेसिटी में लाना है। ठीक है, रीजनेबल लेवल तक लेके आना है। डेफिनेशन में थोड़ा चेंज होगा और हमें साथ के साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारे पास पैसा है तो हमारे कुछ कर्मों के कारण ही है, बट हमें आगे के भी कर्म सुधारने अपने, तो आज भी डोनेट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो थैंक यू। हमें भगवान का हमेशा हमेशा क्या है, थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि उन्होंने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। तो थैंक यू सो मच, इतना ही बताना चाहूंगी। तो पॉवर्टी है, गरीबी है, किसी को गरीब गरीब कहकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कोई भी कभी भी। मतलब क्या है ना, गरीबी एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी चीज ना उम्र देखती है ना बचपना, कुछ भी नहीं देखती पॉवर्टी, है ना, कुछ भी नहीं देखती। तो दिस इज द प्रॉब्लम। पॉवर्टी जो गरीबी है ना, बहुत ज्यादा गलत बात है। इसको मतलब कोई अभिशाप ही है ना एक तरह का। क्या गरीब है कोई तो मतलब क्यों वो सहे, सिर्फ गरीब है, किस एक पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ है इसलिए वो सहता रहे, तो ये तो गलत है ना। तो हमें थोड़ा काइंडनेस दिखानी चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए। ठीक है, पुअर पीपल की तरफ, और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये पॉवर्टी एज अ चैलेंज नहीं रहेगा अगर हम अच्छे से काम करा हमने अच्छे से। ठीक है, हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो कर ही रही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ही बस हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज को, पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारा समझ आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में तो मतलब जितना हो सका उतना शॉर्ट में, लेकिन मेरी बातें करने की आदत है। ठीक है, इसलिए थोड़ी वीडियोस लंबी हो जाती है। आप भी बस ऑफ कर सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर का जल्दी आएगा, जैसे कमेंट करेंगे ना, आपके कमेंट पे डिपेंड रहता है मेरा मोटिवेशन। आप जैसे कमेंट देखोगी ना मैं कि हाँ एक कमेंट आ गया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और मेरी तरफ से मैं फ्री वीडियोस डाल रही हूँ ताकि जो गरीब बच्चा है, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता फीसेस वगैरह, तो वो मतलब एजुकेशन अपनी कम से कम ले सके। ठीक है, मोबाइल डाटा के का यूज करके सही जगह। तो मेरी तरफ से यही कंट्रीब्यूशन रहेगा, एंड और भी आई ट्राई। ठीक है,
आप भी अपनी तरफ से कीजिए, बस बूंद बूंद से सागर बनता है, ये हमेशा याद रखिए। थोड़ा सा आप कीजिए, थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पॉवर्टी एज अ चैलेंज नहीं रहेगा हमारे सामने, इसे तोड़ देंगे हम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।